नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय न्याय संहिता की, वो नया कानून जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बड़ी बदलाव ला रहा है। और हम आज खास तौर पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कानून आखिर लागू किस पर होता है, कहाँ तक इसकी पहुंच है, मतलब इसका दायरा क्या है। नमस्कार। हाँ, ये सवाल बहुत ही बुनियादी है, लेकिन उतना ही जरूरी भी है। किसी भी कानून की असली ताकत तो इसी से पता चलती है कि उसका क्षेत्राधिकार, उसका जुरिस्डिक्शन कहाँ तक है। बिल्कुल, तो हमारे पास इसका जो स्रोत है वो ऑफिशियल एक्ट जो 25 दिसंबर 2023 को विधि और न्याय मंत्रालय ने जारी किया था। इसी से ये संहिता बनी है और हम इसकी शुरुआती धाराओं पर ही फोकस करेंगे जो इसकी पहुंच के बारे में बताती हैं, भारत के अंदर और हाँ, भारत के बाहर भी। हाँ, ये शुरुआती धाराएं ही नींव रखती हैं। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इस नए कानून की पकड़ कहाँ कहाँ तक है, इसे समझें। क्या ये सिर्फ हमारी सीमाओं के अंदर है या फिर दुनिया की किसी और कोने तक भी पहुंच सकता है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। कि धारा 1 उपधारा 3 ये कहती है कि भारत के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी ऐसा काम करता है या मान लीजिए कोई काम करने से चूक जाता है जो इस संहिता के हिसाब से अपराध है, तो उसे सजा इसी संहिता मतलब बीएनएस के तहत मिलेगी, किसी और तरह से नहीं। ये तो काफी सीधा लगता है ना? भारत में अपराध तो भारत का कानून। हाँ, बिल्कुल। ये कानून का प्रादेशिक सिद्धांत है, टेरिटोरियल प्रिंसिपल जिसे कहते हैं। करीब करीब हर देश में यही होता है। मतलब भारत की जमीन, इसका समुद्री क्षेत्र जो कि तट से 12 नॉटिकल मील तक होता है, और इसके ऊपर का हवाई क्षेत्र, इन सब में अगर कोई अपराध होता है तो बीएनएस लागू होगी। अच्छा। और इसमें यह बात मायने नहीं रखती कि अपराध करने वाला भारतीय है या कोई विदेशी। अगर अपराध भारत के क्षेत्र में हुआ तो बीएनएस लागू है। ठीक है, ये तो हुई भारत के अंदर की बात। हाँ, लेकिन कहानी दिलचस्प तब होती है जब हम भारत की भौगोलिक सीमाओं के बाहर की बात करते हैं। बाहर? अच्छा, यानी अब हम उन सिचुएशंस की बात कर रहे हैं जहां क्राइम भारत में नहीं हुआ, हाँ। लेकिन फिर भी क्या भारतीय कानून लागू हो सकता है? जी हाँ, यहीं पर शायद वो धारा 1 की उपधारा 4 और 5 आती हैं, है ना? बिल्कुल। यहीं पर बात थोड़ी जटिल होती है, लेकिन महत्वपूर्ण भी। उपधारा 4 तो एक थोड़ी आम सी बात कहती है कि अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर किए गए किसी अपराध के लिए भारतीय कानून के तहत जवाबदेह है, तो उसे बीएनएस के तहत ऐसे निपटा जाएगा जैसे अपराध भारत में ही हुआ हो। पर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कौन है ये व्यक्ति जो भारतीय कानून के तहत जवाबदेह है? ये कैसे तय होगा? आपने सही मुद्दा पकड़ा। देखिए, उपधारा 4 एक तरह से भूमिका बांधती है। ये उस सिद्धांत की बात करती है जिसे अतिरिक्त प्रादेशिक क्षेत्राधिकार कहते हैं, या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। मतलब भारत की सीमा के बाहर भी कानून का लागू होना। लेकिन जैसा आपने पूछा, ये हर किसी पर या हर अपराध पर लागू नहीं होता। अच्छा। तो ये कौन लोग हैं और किन स्थितियों में ये लागू होगा, ये बात उपधारा 5 एकदम साफ करती है। वो उपधारा 4 के सामान्य सिद्धांत को एक ठोस शक्ल देती है। ठीक है, तो देखते हैं उपधारा 5 में क्या क्या है। इसमें मुझे लगता है 3 मुख्य बातें हैं। पहली, क कोई भी भारतीय नागरिक अगर वो भारत के बाहर और परे कहीं भी कोई अपराध करता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई इंडियन सिटीजन मान लीजिए फ्रांस में कोई चोरी करता है, तो क्या उस पर भारत में बीएनएस के तहत केस चल सकता है? हाँ, सिद्धांत रूप में बिल्कुल चल सकता है। ये है नागरिकता पर आधारित क्षेत्राधिकार, मतलब जुरिस्डिक्शन बेस्ड ऑन नेशनैलिटी। भारत का ये मानना है, और कई देश ऐसा मानते हैं, कि उनके नागरिक दुनिया में कहीं भी हों, कुछ खास अपराधों के लिए वो अपने देश के कानून के प्रति जवाबदेह रहते हैं। बेशक इसे अमल में लाना, मतलब प्रैक्टिकली लागू करना, वो एक अलग चुनौती है। उस पर शायद हम बाद में बात करें। लेकिन कानून ये अधिकार जताता है, ये दिखाता है कि नागरिकता सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है। ये तो वाकई बड़ी बात है। अच्छा, तो दूसरी स्थिति क्या है? उपधारा 5 का क्लॉज ख कहता है कोई भी व्यक्ति, नागरिकता कोई भी हो, अगर वो भारत में रजिस्टर्ड किसी जहाज या विमान पर कोई अपराध करता है, और चाहे वो जहाज या विमान उस वक्त दुनिया में कहीं भी हो, तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए एयर इंडिया की फ्लाइट लंदन से न्यूयॉर्क जा रही है और उसमें कोई अमेरिकी नागरिक किसी से मारपीट करता है, तो उस पर भारत का कानून लागू होगा? बिल्कुल, एकदम सही समझा आपने। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किसी देश में रजिस्टर्ड जहाज या विमान को एक तरह से उस देश का ही तैरता हुआ या उड़ता हुआ क्षेत्र माना जाता है। अच्छा। इसे कभी-कभी फ्लोटिंग आइलैंड,
थ्योरी भी कहते हैं। इसलिए भारत में रजिस्टर्ड शिप या एयरक्राफ्ट पर अगर कोई अपराध होता है तो वो तकनीकी तौर पर भारत के क्षेत्र में ही हुआ माना जाएगा, भले ही वो शिप अटलांटिक महासागर में हो या एयरक्राफ्ट किसी दूसरे देश के ऊपर उड़ रहा हो। और जैसा क्लॉज कहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि अपराध करने वाला या पीड़ित किस देश का नागरिक है। ये तो बहुत दिलचस्प है। फ्लोटिंग आइलैंड। और अब वो तीसरी स्थिति जो मुझे लगता है आज के डिजिटल युग में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। उपधारा 5 का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कहीं भी हो, अगर वो भारत के बाहर रहकर कोई ऐसा अपराध करता है जिसका निशाना, जिसका टारगेट भारत में मौजूद कोई कंप्यूटर संसाधन है, कंप्यूटर रिसोर्स। ये तो सीधा सीधा साइबर क्राइम की बात हो रही है। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये प्रावधान आज के डिजिटल वर्ल्ड के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। सोचिए, कोई हैकर है जो मान लीजिए किसी दूसरे देश में बैठा है, रूस में या चीन में या कहीं और वो वहां से भारत के किसी बैंक के सर्वर पर अटैक करता है या कोई सरकारी वेबसाइट हैक कर लेता है। हाँ, ये प्रावधान कहता है कि उस हैकर पर, चाहे वो किसी भी देश का नागरिक हो और दुनिया में कहीं भी बैठा हो, भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई हो सकती है। वाह। ये दिखाता है कि कानून कैसे अपनी सीमाओं को फैला रहा है ताकि उन अपराधों से निपटा जा सके जिनकी कोई भौगोलिक सीमा ही नहीं होती। ये बहुत जरूरी कदम है। पर एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा दावा लगता है। मतलब दुनिया में कोई भी इंसान कहीं भी बैठकर अगर इंडिया के किसी कंप्यूटर सिस्टम को निशाना बनाता है तो वो इंडियन लॉ के दायरे में आ गया। क्या इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ मुश्किल नहीं होगी, टकराव नहीं होगा? मान लीजिए वो हैकर जो कर रहा है वो उसके अपने देश में अपराधी ना माना जाता हो, या उसका देश उसे भारत को सौंपने से मना कर दे। ये बहुत ही वैलिड और महत्वपूर्ण सवाल है, और यहीं पर कानून और प्रैक्टिकलिटी, मतलब व्यावहारिकता का असली संघर्ष सामने आता है। देखिए, कानूनी तौर पर क्षेत्राधिकार का दावा करना एक बात है और उसे जमीन पर लागू कर पाना वो बिल्कुल दूसरी बात है। आपने सही कहा, इससे देशों के बीच मतभेद या टकराव की स्थिति बन सकती है, खासकर अगर उस व्यक्ति का काम उसके अपने देश में अपराध ना हो। यहीं पर फिर वो प्रत्यर्पण संधियां यानी एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटीज और आपसी कानूनी सहायता संधियां, जिन्हें एमएलआईड्स कहते हैं, वो काम आती हैं। अच्छा, हाँ, सुना है इनके बारे में। अगर भारत की किसी देश के साथ ऐसी संधि है तो शायद उस अपराधी को भारत लाने या उसके खिलाफ सबूत जुटाने में मदद मिल सकती है। लेकिन ये प्रक्रियाएं अक्सर बहुत लंबी होती हैं, जटिल होती हैं और इनमें काफी राजनीतिक दांव पेंच भी होते हैं। कई बार देश अपने नागरिकों को सौंपने से मना भी कर देते हैं। तो मतलब कानून में लिख दे हम इस पहला कदम है, असली चुनौती तो उसे अमल में लाने की है। अच्छा, इस साइबर वाले मामले में ये जो कंप्यूटर संसाधन शब्द है, इसका क्या मतलब है? क्या इसमें मेरा पर्सनल लैपटॉप भी आ जाएगा या ये सिर्फ बड़े सिस्टम्स की बात है? कंप्यूटर संसाधन की परिभाषा आमतौर पर काफी व्यापक रखी जाती है। इसमें कंप्यूटर तो है ही, कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, जो डेटा उसमें स्टोर है, सॉफ्टवेयर, ये सब कुछ शामिल हो सकता है। तो हाँ, तकनीकी रूप से तो अगर कोई बाहर बैठकर आपके पर्सनल लैपटॉप को हैक करके कोई ऐसा अपराध करता है जिसका असर भारत में हो रहा है, तो ये प्रावधान लागू हो सकता है। अरे, लेकिन हाँ, व्यवहार में जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं, वो शायद बड़े पैमाने पर होने वाले हमलों या जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले हैं, उन पर ज्यादा ध्यान देंगी। और यहाँ एक और बारीक बात समझनी जरूरी है। धारा 1 के साथ एक स्पष्टीकरण, एक एक्सप्लेनेशन भी जुड़ा है। हाँ, वो क्या कहता है? वो ये बताता है कि अपराध का मतलब क्या है जब वो भारत के बाहर किया गया हो। इसका मतलब है कोई भी ऐसा काम जो अगर भारत में किया जाता तो इस संहिता के तहत सजा के लायक होता। अच्छा, जरूरी नहीं कि वो काम उस देश में भी अपराध माना जाता हो जहां वो असल में किया गया है। एक मिनट, ये फिर से बताइए। मतलब अगर कोई भारतीय नागरिक किसी ऐसे देश में है जहां कोई खास काम करना लीगल है, पर वो इंडिया में इल्लीगल है, और वो भारतीय नागरिक वो काम वहां करता है, तो भी उस पर इंडिया में बीएनएस के तहत मुकदमा चल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। सिर्फ भारतीय कानून देखा जाएगा, उस जगह का कानून नहीं जहां वो एक्ट हुआ, इस धारा के प्रयोजनों के लिए। ओहो, ये तो सच में कानून के हाथ बहुत लंबे कर देता है। संहिता में इसका एक उदाहरण भी दिया है शायद, है ना? हाँ, एक इलस्ट्रेशन है। उसमें लिखा है कि क नाम का एक व्यक्ति है जो भारत का नागरिक है। वो भारत के बाहर, मान लीजिए युगांडा में, हत्या करता है, तो उस पर भारत में किसी भी ऐसी जगह पर जहां वो पाया जाता है, हत्या का मुकदमा चलाया जा सकता है और उसे दोषी ठहराया जा सकता है। ये सीधे सीधे उसी नागरिकता वाले क्षेत्राधिकार का उदाहरण है। समझ गई। ये नागरिकता वाला पॉइंट तो एकदम क्लियर हो गया इस उदाहरण से। हाँ, ये उदाहरण इसी बात को समझाने के लिए है
ये दिखाता है कि कुछ गंभीर अपराधों के लिए भारत अपने नागरिकों को दुनिया में कहीं भी जवाबदेह ठहरा सकता है। लेकिन जैसा कि हम पहले भी कह रहे थे, ये सब दावे असीमित नहीं हैं। कानून कुछ सीमाएं भी तय करता है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। सीमाएं? अच्छा, मतलब कुछ ऐसी स्थितियां या क्षेत्र भी हैं जहां ये संहिता लागू नहीं होगी, भले ही अपराध भारत में हुआ हो या उन बाहरी स्थितियों में से एक हो जिनकी हमने बात की। हाँ बिल्कुल। धारा 1 की उपधारा 6 कुछ अपवादों का, एक्सेप्शंस का जिक्र करती है। ये कहती है कि इस संहिता की कोई भी बात दो मुख्य चीजों को प्रभावित नहीं करेगी, उन्हें अफेक्ट नहीं करेगी। कौन सी दो चीजें? पहली, भारत सरकार की सेवा में लगे जो अधिकारी हैं, सैनिक हैं, नाविक हैं या वायु सैनिक हैं, उनके द्वारा किए गए कुछ खास अपराध जैसे विद्रोह, म्यूटिनी और अभित्याग, डिजर्शन, इनको दंडित करने के लिए जो विशेष कानून बने हैं, उन पर कोई असर नहीं डालेगी। और दूसरी बात, ये किसी अन्य विशेष, स्पेशल या स्थानीय लोकल कानून के प्रावधानों को भी प्रभावित नहीं करेगी। ठीक है, तो पहला अपवाद आर्म्ड फोर्सेस से जुड़ा है, विद्रोह यानी म्यूटिनी, मतलब अपनी अथॉरिटी के खिलाफ जाना, और अभित्याग यानी डिजर्शन यानी ड्यूटी छोड़कर भाग जाना, इनके लिए अलग कानून है। बिल्कुल सही। हमारी जो सशस्त्र सेनाएं हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनके लिए अपने अलग कानून हैं, जैसे आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट। इन कानूनों में मिलिट्री डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए खास प्रावधान होते हैं और इन अपराधों की सुनवाई के लिए कोर्ट मार्शल जैसी अलग व्यवस्था होती है। बीएनएस इन मामलों में दखल नहीं देगी। ये जरूरी भी है ताकि सेना का जो अपना अनुशासन है, उसका जो संचालन है, वो सुचारू रूप से चलता रहे। उसके लिए अलग नियमों और प्रक्रियाओं की जरूरत होती है। समझ गई, ये तो लॉजिकल लगता है। और दूसरा अपवाद, विशेष और स्थानीय कानून, स्पेशल एंड लोकल लॉज, इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये जैसे पॉक्सो एक्ट है बच्चों के लिए या एनडीपीएस एक्ट है ड्रग्स के लिए, उन जैसे कानूनों की बात हो रही है? हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने। विशेष कानून या स्पेशल लॉ वही होते हैं जो किसी खास विषय से जुड़े अपराधों के लिए बनाए जाते हैं। जैसे आपने कहा, बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए पीओएसओ एक्ट है, ड्रग्स के लिए एनडीपीएस एक्ट है, या मान लीजिए एससी/एसटी एक्ट है। अगर इन स्पेशल कानूनों में किसी अपराध के लिए कोई अलग सजा दी गई है या कोई अलग प्रक्रिया बताई गई है, तो सामान्यता वही लागू होगी, बीएनएस नहीं। अच्छा। बीएनएस एक सामान्य दंड संहिता है, एक जनरल पीनल कोड। ये तब लागू होती है जब किसी अपराध के लिए कोई विशेष कानून ना हो या फिर वो विशेष कानून उस पहलू पर कुछ कहता ना हो। ठीक है। और स्थानीय कानून या लोकल लॉ? तो लोकल लॉ वो होते हैं जो भारत के किसी खास हिस्से या इलाके में ही लागू होते हैं। हो सकता है किसी राज्य ने किसी खास मुद्दे पर अपना कोई कानून बनाया हो जो सिर्फ उसी राज्य में लागू होता हो। बीएनएस ऐसे स्थानीय कानूनों के प्रावधानों को भी सामान्यतः प्रभावित नहीं करेगी। ये सिद्धांत ये सुनिश्चित करता है कि जहां खास जरूरतों के लिए विशेष या स्थानीय नियम बने हैं, वो अपनी जगह बने रहें और सामान्य कानून उनमें बेवजह दखल ना दे। तो मतलब बीएनएस एक तरह का बेसलाइन है, लेकिन स्पेशल लॉज को प्रायोरिटी मिलेगी उनके अपने दायरे में। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, ये नई भारतीय न्याय संहिता बीएनएस भारत के अंदर होने वाले लगभग सभी अपराधों पर तो लागू होती ही है, ये उपधारा 3 कहती है। फिर ये भारत के बाहर भी पहुंचती है। पहला, भारतीय नागरिकों द्वारा दुनिया में कहीं भी किए गए अपराधों पर, उपधारा 5A। दूसरा, भारत में रजिस्टर्ड जहाज़ों या विमानों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों पर, उपधारा 5B। और तीसरा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, भारत में कंप्यूटर संसाधनों को निशाना बनाने वाले साइबर अपराधों पर, चाहे अपराधी दुनिया में कहीं भी बैठा हो, उपधारा 5C। लेकिन इसकी भी सीमाएं हैं। ये सेना से जुड़े कुछ खास अपराधों जैसे विद्रोह और अभित्याग या फिर दूसरे विशेष और स्थानीय कानूनों के क्षेत्र में दखल नहीं देती। ये उपधारा 6 में है। क्या मैंने सब कुछ सही से कवर किया? हाँ, आपने बिल्कुल सही और सटीक सार निकाला है। ये संहिता भारत के कानूनी क्षेत्राधिकार को न सिर्फ स्पष्ट करती है, बल्कि कुछ मायनों में, खासकर ये जो डिजिटल दुनिया वाला पहलू है, उसमें इसका विस्तार भी करती है। ये जो साइबर अपराध वाला प्रावधान है, ये भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया लगता है। ये दिखाता है कि कानून कैसे बदलती हुई टेक्नोलॉजी और अपराध के बदलते तरीके के साथ कदम से कदम मिलाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये तो जरूरी भी है। और ये एक तरह से भारत के लिए अपनी डिजिटल संप्रभुता, अपनी डिजिटल सॉवरेनिटी जताने का भी एक तरीका है। लेकिन जैसा हमने बीच में बात की थी,
ये जो दायरा बढ़ाया गया है खासकर साइबर अपराधों के लिए और विदेशों में भारतीय नागरिकों द्वारा किए गए अपराधों के लिए, सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं है। असली चुनौती तो इसे लागू करने में है ना। निश्चित रूप से ये एक बहुत महत्वपूर्ण व्यावहारिक पहलू है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। मान लीजिए हमने पता लगा लिया कि फलां देश में बैठे किसी व्यक्ति ने भारत के खिलाफ साइबर अपराध किया है। अब आगे क्या? उस व्यक्ति तक पहुंचना कैसे है, उसे पकड़ना कैसे है, सबूत कैसे जुटाने हैं, उस पर मुकदमा कैसे चलाना है? हाँ, ये सब सवाल तो हैं। ये सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना लगभग नामुमकिन है। इसके लिए हमें दूसरे देशों की पुलिस, उनकी अदालतों, उनकी सरकारों के साथ मिलकर काम करना होगा। और जैसा हमने पहले जिक्र किया, प्रत्यर्पण यानी एक्स्ट्राडिशन की प्रक्रिया अक्सर बहुत जटिल होती है। कई बार देश राजनीतिक कारणों से या सुरक्षा कारणों से या सिर्फ अपने नागरिक को बचाने के लिए सहयोग करने से मना कर देते हैं। सबूत जुटाने के लिए भी जो MLATs का इस्तेमाल होता है वो भी अक्सर धीमा और मुश्किल हो सकता है। तो मतलब कानून का ये विस्तार एक तरह से हमारे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और सहयोग की जरूरत को और भी बढ़ा देता है। ये सिर्फ कानून का मामला नहीं रह जाता, ये विदेश नीति का भी हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। क्षेत्राधिकार का दावा करके भारत एक इरादा तो जाहिर कर देता है, लेकिन उसकी सफलता बहुत हद तक दूसरे देशों के साथ हमारे रिश्तों, हमारी संधियों और आपसी समझ पर निर्भर करती है। इसलिए BNS के इन प्रावधानों का असली असर तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, जब ऐसे मामले अदालतों में और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सामने आएंगे। ये तो वाकई काफी गहरी और कई परतों वाली चर्चा हो गई आज। हमने भारतीय न्याय संहिता के लागू होने के दायरे को, यानी इसके क्षेत्राधिकार को काफी विस्तार से समझा। कहाँ ये लागू होती है, किस पर लागू होती है और कहाँ इसकी सीमाएं खत्म होती हैं। और जो मुख्य बातें याद रखने लायक हैं वो हैं भारत के भीतर अपराधों पर इसकी लगभग पूरी पकड़, भारत के बाहर 3 खास स्थितियां: भारतीय नागरिक, भारतीय जहाज या विमान और भारत केंद्रित साइबर अपराध, और साथ ही सैन्य, विशेष और स्थानीय कानूनों के लिए इससे छूट। ये इस संहिता की नींव का एक बहुत अहम हिस्सा है। और सबसे अहम बात जो मुझे समझ आई वो ये कि कानूनी दावा करना एक बात है और उसे हकीकत में जमीन पर उतारना वो बिल्कुल दूसरी कहानी है। और इन दोनों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का पुल बनाना कितना जरूरी और कितना मुश्किल हो सकता है, ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में ये सब कैसे काम करेगा। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए आज श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये जो नया और कुछ हद तक विस्तारित कानूनी दायरा भारत ने अपनाया है, खासकर साइबर अपराधों को लेकर, इसका भारत के दूसरे देशों के साथ संबंधों पर और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सहयोग पर क्या असर पड़ सकता है? क्या आपको लगता है इससे सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे या फिर टकराव और तनाव की नई स्थितियां बन सकती हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। इस बहुत ही जानकारी भरे और स्पष्ट बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद।